एक बहुत ही अजीब और थोड़ा डरावना सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहा है, उसकी आमदनी पिछले साल के मुकाबले दुगनी हो चुकी है और उसे लगातार प्रमोशंस भी मिल रहे होंगे, है ना? बिल्कुल उसे लगातार नए टाइटल्स और प्रमोशंस मिल रहे हैं। लेकिन मैथमेटिकली यानी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वो हर महीने पहले से ज्यादा गरीब होता जा रहा है। सुनने में ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? हाँ। सुनने में तो ये किसी हॉरर स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना इस जाल में फंसते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थिक सफलता का मतलब बस आमदनी बढ़ाना है। राइट। और इस चक्कर में वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है। ये आधुनिक दौर का सबसे बड़ा आर्थिक विरोधाभास है। सही बात है। लोग एक बुनियादी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ना सिर्फ अपनी मेहनत और वक्त झोंक कर सुलझाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली बिना वेल्थ की आर्किटेक्चर को समझे, यानी पैसे का जो आधारभूत ढांचा है उसे समझे बिना सिर्फ आमदनी बढ़ाने से सिर्फ सफलता का एक झूठा दिखावा बनता है। असल में समय को पैसे के बदले बेचना एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान जितना तेज दौड़ता है वो उतना ही वहीं का वहीं रह जाता है। बिल्कुल वही, एक हैमस्टर व्हील की तरह। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी चक्रव्यूह को तोड़ना है। हमारे पास आज कई दिलचस्प सोर्सेज हैं जो पैसे और वेल्थ यानी संपत्ति के मनोविज्ञान और विज्ञान को समझाएंगे। आर्थिक आजादी कैसे मिलती है? हमारे स्रोतों में शाशीष कुमार तिवारी की किताब वेल्थ अनलॉक्ड से लेकर जॉन ली की आने वाली किताब मनी अनलॉक्ड शामिल हैं, जो 12 मई 2026 को रिलीज हो रही है। राइट। और उसके साथ ही हम पेट्रियट सॉफ्टवेयर के एसेट्स और लायबिलिटीज वाली डेटा, अमेरिकन एक्सप्रेस की पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज और पीटर फेरर की द कस्टमर सेंट्रिसिटी प्लेबुक पर भी बात करेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी चीज से जिसके बिना कोई भी आर्थिक इमारत खड़ी नहीं हो सकती, और वो है माइंडसेट। माइंडसेट, बिल्कुल। शाशीष कुमार तिवारी की जो किताब है वेल्थ अनलॉक्ड, वो इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है। उनका कहना है कि अमीर बनने की शुरुआत बैंक अकाउंट के बैलेंस से नहीं होती। तो कहाँ से होती है? इंसान के दिमाग से। देखिए, लोग समझते हैं कि सिर्फ बजट बनाना और बचत करना काफी है, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम पैसे के प्रति अपने बुनियादी विश्वास को बदलते हैं। अच्छा। अगर किसी को बचपन से लगता है कि पैसा कमाना हमेशा मुश्किल होता है, तो वो अनजाने में ऐसे ही रास्ते चुनेगा जो मुश्किल हों। ओह वाओ, यानी सेल्फ सैबोटेज। एग्जैक्टली। तिवारी जी कहते हैं कि इस सोच को बदलकर अपना पूरा फोकस इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर लगाना चाहिए, यानी ऐसी संपत्ति बनाना जो खुद आमदनी पैदा करे। यहाँ एक बहुत मुख्य शब्द सामने आया, एसेट्स। आम जिंदगी में देखा जाए तो लोग हर उस महंगी चीज को एसेट मान लेते हैं जिसमें उन्होंने पैसा लगाया हो। हाँ, जैसे एक बड़ा घर या कोई बहुत ही महंगी गाड़ी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम पेट्रियट सॉफ्टवेयर के एसेट्स और लायबिलिटीज वाले विश्लेषण को देखें तो वहां इनकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। एक आम इंसान की भाषा और एक अकाउंटेंट की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है ना? यहाँ सबसे हैरानी की इस बात यह है कि लोग अपनी लायबिलिटीज को ही अपना एसेट समझकर खुश होते रहते हैं। पेट्रियट सॉफ्टवेयर के अनुसार अकाउंटिंग की दुनिया में एसेट सिर्फ वो चीजें हैं जो या तो तुरंत कैश में बदली जा सकें या जो लगातार वैल्यू जनरेट करें। जैसे कि इन्वेंट्री या मशीनरी। हाँ, या ऐसी प्रॉपर्टी जो हर महीने रेंट दे रही हो। राइट। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो देनदारियां हैं जो चुकानी है, जैसे क्रेडिट कार्ड का शॉर्ट टर्म डेट या लंबा चलने वाला मॉर्गेज। राइट। पेट्रियट सॉफ्टवेयर एक बुनियादी अकाउंटिंग इक्वेशन पर काम करता है। इक्विटी इक्वल्स एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी इक्विटी बराबर है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के। सही है। असल वेल्थ वो नहीं है जो सामने दिख रही है। असल वेल्थ वो इक्विटी है जो सारी देनदारियां हटाने के बाद आखिर में बचती है। लेकिन यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर सवाल उठाना चाहती हूँ, क्योंकि किताबी बातें और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कभी-कभी टकराते हैं। सही बात है, बताइए। मान लीजिए किसी बिजनेस ओनर ने अपनी कंपनी के लिए एक शानदार लग्जरी कार लीज पर ली है। अब वो कार हर रोज काम आ रही है, उससे क्लाइंट मीटिंग्स हो रही हैं और उस कार के दिखावे से शायद बिजनेस को नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो लीज्ड कार बिजनेस में वैल्यू ला रही है। तो क्या वो एक एसेट नहीं हुई? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। यहाँ समझना होगा कि अकाउंटिंग और वेल्थ क्रिएशन दोनों के ही मुताबिक वो लीज्ड कार बिल्कुल भी एसेट नहीं है। वेट, रियली? एकदम नहीं।
एकदम नहीं, वो पूरी तरह से एक लायबिलिटी और एक्सपेंस है, यानी एक खर्चा। भले ही बिजनेस उस कार का इस्तेमाल कर रहा है और उससे फायदा उठा रहा है, लेकिन मैथमेटिकली उस कार की कोई ओनरशिप बिजनेस के पास नहीं है। अच्छा। हर महीने जो लीज की पेमेंट जा रही है वो बैलेंस शीट पर कैश को कम कर रही है और खर्चे को बढ़ा रही है। उस कार को बेचकर बिजनेस ओनर 1 रुपया भी रिकवर नहीं कर सकता। वेट, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास ओनरशिप नहीं है, मेरा मतलब है जब तक बिजनेस के पास ओनरशिप नहीं है, तब तक चाहे वो चीज कितना भी फायदा दे, वो बैलेंस शीट को कमजोर ही कर रही है। बिल्कुल सही समझिए आप। तो फिर इस तरह की चीज एक्चुअली में एसेट बनती कब है? वो कार सिर्फ एक ही सूरत में एसेट बन सकती है, और वो तब जब लीज पूरी तरह खत्म हो जाए और बिजनेस यूज से अपने रिजर्व फंड से खरीद ले, वो भी बिना किसी नए ऑटो लोन के। ओह। जब तक उस पर कोई उधार है वो लायबिलिटी ही रहेगी। ये छोटा सा टेक्निकल फर्क ही ये तय करता है कि एक इंसान सच में आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है या सिर्फ अमीरी का दिखावा कर रहा है। ये सच में दिमाग खोलने वाली बात है। असल एसेट्स वो हैं जो खुद ब खुद वैल्यू बढ़ाते हैं, ना कि वो जो हर महीने जेब से खर्चा मांगते हैं। एग्जैक्टली। अब जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का आधार समझ आ गया है, तो अगला बड़ा सवाल उठता है कि इस आमदनी और इक्विटी को गुणा यानी मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। इस पूरी प्रोसेस को समय बेचने वाले जाल से निकलकर अगले लेवल पर कैसे ले जाया जाए। और यहाँ एंट्री होती है जॉन ली की आने वाली किताब मनी अनलॉक्ड की। राइट। जॉन ली के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी अप्रोच पूरी तरह से लेवरेज्ड इनकम पर आधारित है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। वो सिर्फ 27 साल की उम्र में रियल एस्टेट के जरिए सेल्फ मेड मिलियनेयर बन गए थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी कंपनी पब्लिक की और आज उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी इस किताब जो $18.99 की पेपरबैक में आएगी, उसको पढ़ने पर सबसे बड़ा टेक अवे ये मिलता है कि मेहनत का वेल्थ से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। मतलब ज्यादा मेहनत इक्वल टू ज्यादा अमीरी, ये फॉर्मूला गलत है। पूरी तरह गलत है। उन्होंने इनकम, वेल्थ और फ्रीडम के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची है। अक्सर लोग इन तीनों को एक ही समझ लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक आसान उदाहरण से समझे, तो इनकम एक खुले हुए नल की तरह है, यानी टैप। जब तक मेहनत हो रही है, नल से पानी आ रहा है। सही बात है। और वेल्थ उस पानी से भरा हुआ एक बड़ा टैंक है। अगर नल बंद भी हो जाए, तो भी उस टैंक में इतना पानी है कि कुछ वक्त तक प्यास बुझाई जा सके। वेल्थ एक बफर का काम करती है। बिल्कुल। लेकिन फ्रीडम यानी आज़ादी उस ऑटोमेटिक मोटर की तरह है, जो किसी के सोए होने पर भी या किसी की छुट्टी पर होने पर भी उस टैंक को लगातार भरती रहती है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ली यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग नल को पूरा खोलने में, यानी और मेहनत करके बर्न आउट होने में लगे रहते हैं और उस मोटर को बनाने पर ध्यान ही नहीं देते। तो इस ऑटोमेटिक मोटर को डिजाइन करने के लिए जॉन ली क्या सुझाव देते हैं? वो अपनी 30-30-30-10 यानी 30-30-30-10 मनी स्ट्रैटेजी समझाते हैं। ये रूल वेल्थ को प्रोटेक्ट और स्टेबलाइज करने का एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करता है? क्योंकि सिर्फ परसेंटेजेस बोल देना आसान है, लेकिन आम जिंदगी में इनका प्रभाव क्या होता है? मैं समझाता हूँ। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक किसी भी आमदनी का हिस्सा 4 अलग-अलग बकेट में बंटना चाहिए। पहला 30% जरूरी खर्चों के लिए होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, बेसिक्स कवर हो गए। दूसरा 30% सीधे उन इनकम जनरेटिंग एसेट्स में जाना चाहिए जिनकी तिवारी जी ने बात की थी, जैसे रियल एस्टेट या वो स्टॉक्स जो डिविडेंड्स देते हों। राइट। और तीसरा 30% अपने बिजनेस एक्सपेंशन, नए स्किल सीखने या अपने काम को लेवरेज करने में लगना चाहिए, जिसे हम उस मोटर को और पावरफुल बनाना कह सकते हैं। समझ गई। और बाकी बचा 10%। आखिरी 10% कैश रिजर्व्स या चैरिटी के लिए होना चाहिए, ताकि अचानक आने वाली किसी मुसीबत में उन इनकम जनरेटिंग एसेट्स को बेचने की नौबत ना आए। ओह, यानी ये आखिरी 10% उस टैंक का वो सेफ्टी वॉल्व है जो किसी क्राइसिस में टैंक को पूरा खाली होने से बचाता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही ली ने बैड डेट, बर्नआउट और बिजी वर्क से बचने की बात भी की है। बैड डेट तो वही हो गया जो पेट्रियट सॉफ्टवेयर ने बताया था, वो लायबिलिटीज जो जेब से लगातार पैसा निकालती हैं, जैसे वो लीज्ड कार। हाँ, लेकिन बर्नआउट और बिजी वर्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। बर्नआउट तब होता है जब समय और ऊर्जा को बिना किसी फ्रेमवर्क के झोंक दिया जाता है। और बिजी वर्क? बिजी वर्क उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
इसका मतलब है ऐसे कामों में लगे रहना जिनसे लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका वेल्थ क्रिएशन से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे ईमेल्स को दिन भर रिफ्रेश करना या ऐसे छोटे काम खुद करना जो आसानी से डेलीगेट किए जा सकते थे। इसे ओवरकम करने के लिए इस स्रोत में कुछ प्री ऑर्डर बोनसेस का भी जिक्र है ना, जो लगभग $1500 से ज्यादा की वैल्यू के हैं। बिल्कुल। उन बोनसेस में बहुत प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं, जैसे 7 फिगर ब्लूप्रिंट, जो एक दिन की लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग है और $1 मिलियन तक आमदनी ले जाने का रास्ता बताती है। उसके अलावा एक बिजनेस एक्सेलरेटर ट्रेनिंग भी है। हाँ, वो AI ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स पर 2 घंटे की बहुत डीप ट्रेनिंग है। और तीसरा है इंस्टाग्राम स्टोरी कोर्स, जो शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को जोड़कर फॉलोअर्स और कस्टमर्स बढ़ाने के तरीके सिखाता है। ये सारे टूल्स दरअसल उस बिजी वर्क को खत्म करके लेवरेज्ड इनकम बनने में मदद करते हैं, ताकि मेहनत एक बार हो और आमदनी लगातार आती रहे। सही कहा। और यही हमें इस डीप डाइव के अगले बहुत मुख्य पड़ाव की तरफ ले जाता है। कौन सा पड़ाव? सोते हुए पैसे कमाने के तरीके। लेवरेज की बातें किताबी लग सकती हैं, लेकिन इस ऑटोमेटिक मोटर को जमीन पर कैसे उतारें, इसके लिए अमेरिकन एक्सप्रेस और ऑथर माइक मिकालोविच के बताए गए पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज बहुत मददगार साबित होते हैं। राइट। उन्होंने ऑटोमेशन और डेलीगेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। एमेक्स ने इसके कुछ बुनियादी मॉडल्स दिए हैं, जिसमें से पहला है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता बनाना, जिसका मतलब है एक बार की सेल से निकलकर सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाना, जिसमें कस्टमर हर महीने एक तय शुल्क देता है। इससे बिजनेस को रेवेन्यू का एक स्टेबल फ्लो मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक दूसरा मॉडल है जो एमेक्स ने बताया है, रीफिल मॉडल। हम देखते हैं कि कॉफी बनाने वाली बेहतरीन मशीन्स या कंप्यूटर के प्रिंटर्स मार्केट में बहुत सस्ते में बेच दिए जाते हैं, कभी कभी तो लगभग नुकसान सहकर भी। हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आम इंसान सोचेगा कि कंपनी अपना नुकसान क्यों कर रही है। देखिए, ये दुनिया के सबसे सफल पैसिव इनकम मॉडल्स में से एक है। कंपनी बहुत अच्छी तरह जानती है कि वो मशीन बेचना उनका आखिरी लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य ग्राहक को अपने इकोसिस्टम में लाना है। अच्छा। एक बार किसी के पास वो प्रिंटर आ गया तो वो जिंदगी भर सिर्फ उसी कंपनी की महंगी इंक कार्ट्रिजेस खरीदेगा, है ना? या उसी कॉफी मशीन के स्पेसिफिक कॉफी पॉड्स खरीदेगा। एग्जैक्टली। पहली सेल पर कंपनी ने शायद कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसके बाद सोते हुए भी वो कंपनी सालों तक उस कस्टमर से रीफिल के जरिए मुनाफा कमाती रहेगी। ये है उस टैप को सच में ऑटोमेटिक मोटर में बदलना। एक और बड़ा ही बेहतरीन मॉडल उन्होंने बताया है टीचर बनना। इसमें उन्होंने एक पिज्जा शॉप का उदाहरण दिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो वाकई दिलचस्प है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक पिज्जा शॉप बहुत सफल है और उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है, तो आम सोच क्या कहेगी? यही ना कि एक दूसरी शॉप खोल ली जाए। बिल्कुल, लोग सोचते हैं और फ्रेंचाइजीज खोल लो। लेकिन उस दूसरी शॉप में फिर से उतनी ही मेहनत लगेगी, उतना ही कैपिटल और उतना ही वक्त। ये फिर से वही नल खोलने वाली और खुद को थकाने वाली बात हो गई। सही बात है। इसके बजाय एमेक्स स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर वो व्यक्ति अपनी सक्सेसफुल रेसिपीज, अपने ऑपरेशंस का तरीका और बिजनेस प्लान को इंस्ट्रक्शनल वीडियोस या एक ऑनलाइन कोर्स के रूप में बेचने लगे, तो क्या होगा? तो वो अपनी उस एक दुकान से दुनिया भर में हजारों लोगों को सिखाकर उनसे पैसा कमा सकता है। और उसमें मिडलमैन बनना भी शामिल हो सकता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना उन टूल्स की जो वो अपने बिजनेस में यूज करता है। मेहनत सिर्फ एक बार लगी कोर्स बनाने में, लेकिन अब जब भी कोई उस कोर्स को डाउनलोड करता है, उस पिज्जा शॉप ओनर के अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है। यही असल स्केलेबिलिटी है। यहाँ वक्त बेचने का जो साइकिल था वो पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन एक मिनट, इस एमेक्स स्ट्रैटेजी लिस्ट में एक पॉइंट मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा। उन्होंने एक जगह कहा है डू फ्यूअर थिंग्स, यानी कम चीजें करें। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि लोग तो हमेशा ऑप्शंस और वैरायटी चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस अपने मेन्यू या अपनी सर्विसेज को छोटा कर दे, ऑप्शंस कम कर दें, तो क्या उससे कस्टमर्स नाराज होकर वापस नहीं लौट जाएंगे? देखिए, अगर हम इसको पैमाने यानी स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। हर वैरायटी या हर नया ऑप्शन बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। कैसे? जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो ओनर को हर वक्त वहां मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि हर नया काम एक अलग तरीके से होता है। लेकिन जब हम प्रोसेसेस को बिल्कुल लिमिटेड और सिंपल कर देते हैं, जैसे किसी ग्लोबल फास्ट फूड चेन को ले लीजिए, वहां बर्गर बनाने का एक ही तय तरीका होता है दुनिया भर में। हाँ, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। राइट।
उस प्रोसेस को आसानी से किसी भी नए एम्प्लॉय को सिखाया जा सकता है। ओह, मैं समझ गई। यानी जब प्रोसेस सिंपल हो जाएगी तभी डेलीगेशन आसान होगा। बिल्कुल। और जब डेलीगेशन आसान हो जाएगा तभी तो ओनर उस प्रोसेस से बाहर निकल पाएगा। अगर सिस्टम आपके बिना चल ही नहीं सकता तो आप उस बिजनेस के मालिक नहीं हैं। तो फिर क्या है? आपने सिर्फ अपने आप को एक नौकरी दी हुई है जहां आप ही अपने बॉस हैं और आप ही एम्प्लॉय। ऑप्शंस कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं और सबसे जरूरी बात, बिजनेस मालिक की मौजूदगी के बिना चलने लगता है। ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो गया। यानी बिजनेस को बड़ा करने और ऑटोमेट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना पड़ेगा। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, एक बिजनेस तभी तक चल सकता है जब तक उसके पास खरीदने वाले ग्राहक हों। हाँ, बिना कस्टमर के क्या बिजनेस। और दुनिया भर में अपना बिजनेस फैलाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सही ग्राहक आखिर होता कौन है। इस सवाल का बेहतरीन जवाब हमें मिलता है पीटर फेडर की किताब द कस्टमर सेंट्रिक सिटी प्लेबुक से। ये किताब बिजनेस की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट लेकर आती है। अक्सर कंपनियां क्या गलती करती हैं, वो अपने सारे ग्राहकों को एक ही नजर से देखती हैं, जैसे कि वो कोई एक ही भीड़ हो, यानी एक मोनोलिथ। सबको एक लाठी से हाँकना। एग्जैक्टली। लेकिन पीटर फेडर की इस किताब में EA स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स वीडियो गेम कंपनी की जो केस स्टडी है, वो इस पुरानी सोच के पुरखचे उड़ा देती है। EA स्पोर्ट्स की कहानी अपने आप में बहुत हैरान केस है। एक वक्त ऐसा था जब लगातार कई सालों तक इस कंपनी को अमेरिका की सबसे खराब कंपनी होने का खिताब दिया गया था। हाँ, वर्स्ट कंपनी इन अमेरिका। इनके कस्टमर्स इनसे बेहद नाराज थे, इंटरनेट पर लगातार इनकी आलोचना होती थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ही वक्त में वही कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाने वाली मशीनें बन गई। ऐसा क्या जादू किया उन्होंने? उन्होंने किसी जादू का नहीं, बल्कि CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। पीटर फेडर इस कॉन्सेप्ट को किताब में बहुत गहराई से समझाते हैं। तो EA स्पोर्ट्स ने इसमें क्या अलग किया? EA स्पोर्ट्स ने आखिरकार ये समझ लिया कि सभी ग्राहक एक जैसी वैल्यू नहीं ला कर देते। उन्होंने देखा कि एक कैजुअल गेमर जो साल में सिर्फ एक बार $60 की गेम खरीदता है और फिर साल भर इंटरनेट पर शिकायतें करता रहता है, उसके पीछे अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज लगाना पूरी तरह बेवकूफ़ी है। ओह, तो उन्होंने उस भीड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। बिल्कुल। इसकी बजाय उन्होंने अपने उन बेस्ट कस्टमर्स की पहचान की जो उनकी गेम्स के हार्डकोर फैंस थे। ये वो लोग थे जो ना सिर्फ गेम खरीदते थे, बल्कि साल भर उस गेम के अंदर नए फीचर्स, प्लेयर पैक्स और डिजिटल आइटम्स पर लगातार छोटी छोटी रकम खर्च करते रहते थे। उसके इर्द गिर्द डिजाइन करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनका मुनाफा रॉकेट की तरह शूट कर गया। सही पकड़ा। CLV का कोर प्रिंसिपल यही सिखाता है, हर आते जाते कस्टमर के पीछे मत भागो, पहचानो कि कौन सा ग्राहक आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा वैल्यू लाएगा और सिर्फ उसके एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने पर मेहनत करो। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा पहले हुई चर्चा से जोड़ दूं, तो ये डायरेक्टली जॉन ली के उस बिजी वर्क वाले कॉन्सेप्ट से मैच करता है। बिल्कुल मैच करता है। कैसे? देखिए, एक ऐसे ग्राहक को लगातार सैटिस्फाई करने की कोशिश करना जो कभी आपके बिजनेस मॉडल में फिट ही नहीं बैठता, जो सबसे कम प्रॉफिट देकर आपका सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करता है। मेरे हिसाब से किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा बिजी वर्क यही है। क्या बात है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह कनेक्ट किया है ना? CLV का आकलन करके हम असल में अपने वक्त और अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर लगा रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलना तय है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स वाकई एक दूसरे के पूरक हैं। जब आमदनी बढ़ानी हो तो जॉन ली का फ्रेमवर्क सिखाता है कि एसेट्स में इन्वेस्ट करें और बिजी वर्क से बचें, और जब उन एसेट्स से निकलने वाली आमदनी को स्टेबलाइज करना हो तो पीटर फेडर की CLV अप्रोच बताती है कि हमारा फोकस किस कस्टमर पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। इन दोनों प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन ही वो बेस है जिस पर सारी ऑटोमेशन और डेलीगेशन टिकी हुई है। तो अब अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक साथ लाएं, तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब है इस डीप डाइव को एक धागे में पिरोए, तो ये बात साफ निकल कर आती है कि आर्थिक आजादी की शुरुआत अचानक से लॉटरी लगने जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत एक बेहतर सोच से होती है, वही जो तिवारी जी की किताब में बताई गई है, माइंडसेट शिफ्ट। फिर हमें पेट्रियट सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने आसपास पड़ी लाइबिलिटीज को पहचानकर उन्हें एसेट समझने की गलती को सुधारना पड़ता है। लीज्ड कार एसेट नहीं होती। उसके बाद आता है जॉन ली का फ्रेमवर्क, अपना 30-30-30 रूल लगाना। एक्टिव आमदनी यानी वो खुला हुआ नल को धीरे धीरे लेवरेज्ड इनकम या मोटर में बदलना, और हार्ड वर्क को बिजी वर्क से अलग करना। और जब वो मोटर बनने लगे तो एमिक्स के उन स्ट्रैटेजीज को यूज करना, जैसे कि सब्सक्रिप्शंस या रिफिल मॉडल्स,
साथ ही अपने ऑप्शंस को कम करना ताकि डेलीगेट करना आसान हो सके। और आखिर में पीटर फेडर भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू असूल को अपनाना, ताकि सारा सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए चले जो वाकई बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे स्रोत चाहे अलग-अलग दिशाओं से आए हों, कोई मनोविज्ञान से, कोई अकाउंटिंग से, तो कोई मार्केटिंग से, लेकिन सबका निशाना एक ही है और वो है समय को पैसे के बदले बेचने के इस डरावने चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलना। हाँ, असल वेल्थ अनलॉक्ड यही है। लेकिन इस चर्चा को यहीं पूरा करने से पहले एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ना जरूरी है। वो क्या? हमने इतनी देर बात की नल बंद करने की और उस ऑटोमेटिक मोटर को चलाने की जो सोते वक्त भी टैंक भरती रहेगी। ये सारे फ्रेमवर्क्स तो हमें ये बताते हैं कि आर्थिक आज़ादी कैसे हासिल की जाए। और उस फ्रीडम का असल मकसद क्या होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। उस आज़ादी का इंसान आखिर करेगा क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी CLV इक्वेशन, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या किसी बिजनेस मॉडल में नहीं मिल सकता। इसे ढूंढने के लिए हर किसी को खुद अपने अंदर झांकना होगा।